कर दवाएं मोहब्बत देते हैं पैगाम सेहत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पैगाम टेलीविज़न के प्रोग्राम पैगाम सेहत के साथ आपका मेज़बान नदीमुर रहमान प्रोग्राम में खुशामदीद कहता है। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, इंसान की जब पैदाइश होती है तो पैदाइश के फ़ौरन बाद जो पहला काम होता है वो उसकी ग़िज़ा का होता है। उसको गुड़ती के नाम पर एक ग़िज़ा दी जाती है और उसके बाद माँ का दूध उसके लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ग़िज़ा की नौइयत बदलती चली जाती है। ग़िज़ा में ग़िज़ाइयत कितनी है और वो सेहत के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं मेरे पहले मेहमान जनाब मोहतरम डॉक्टर तलहा हफीज़ साहब, आप माहिर ग़िज़ायात हैं। मेरे दूसरे मेहमान डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन साहब, आप भी माहिर ग़िज़ायात हैं। इनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे मैंने अभी इंट्रो में बताया कि ग़िज़ा इंसान की बुनियादी ज़रूरत है और पैदाइश के फ़ौरन बाद बच्चे के लिए जो सबसे पहली ग़िज़ा वो माँ का दूध है। और यकीनन माँ का दूध एक बेहतरीन ग़िज़ा तसव्वुर किया जाता है। पिछले कुछ अरसे में एक कैंपेन भी चली और कुछ लोग जो थे वो ये तसव्वुर करने लगे कि माँ के दूध का नेमुल बदल बहुत सारे पाउडर के दूध हैं, फ़लाँ फ़लाँ और ब्ला ब्ला है। लेकिन उसके बाद दोबारा स्टडी हमें ये कहती है कि नहीं, माँ का दूध सबसे बेहतरीन ग़िज़ा है। आप ज़रा तफसील के साथ हमारे नाज़रीन को बताएं कि बच्चे की पैदाइश के बाद माँ का दूध ही बेहतरीन ग़िज़ा क्यों है। सबसे पहले मैं ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि माँ के दूध के फ़ायदे बताने लगा हूँ कि अगर हम एक बच्चा माँ का दूध पीता है तो उसमें ऐसे नमकियात हैं, ऐसे विटामिन्स हैं, ऐसे मिनरल्स हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं कि जो कि बच्चे की डाइजेशन के लिए, जो कि बच्चे की सेहत के लिए बहुत बेहतर है। इसके अंदर हमारे पास जैसे ही जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी डाइजेशन इतनी इम्प्रूव नहीं होती कि अगर हम फार्मूला जो हमारे पास जो आर्टिफिशियल जो चीज़ें हैं हम वो दे सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम माँ का दूध देते हैं। अब जो माँ का दूध है आफ्टर डिलीवरी जो 2 से 5 दिन का एक हमारा स्पेसिफिक पीरियड है, उसमें हम लोग लाजमी फोकस करते हैं कि लाजमी दिया जाए। उस जो माँ का दूध को हम लोग एक स्पेसिफिक मेडिकल टर्म भी कहते हैं कोलेस्ट्रम, यानी कि गोल्डन मिल्क भी कहते हैं। ठीक है, इस पे इसलिए जोर दिया जाता है कि जो नॉर्मल डेज के दूध से ज़्यादा पोटेंशियल या ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, मिनरल्स, ताकि जो बच्चे की डाइजेशन है, जो बच्चे का पहला स्टूल है, वो इजीली पास आउट हो सके उसके इंटेस्टाइन से। ठीक है, तो इसीलिए 2 से 5 दिन का जो हम लोग एक टाइम पीरियड फोकस जो होता है, ये माँ का दूध लाजमी देना है। बिल्कुल ठीक। उसमें हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं, उसमें हमारे पास विटामिन्स में हमारे अगर स्पेसिफिक करें तो हमारे पास विटामिन सी भी है, उसमें विटामिन के भी है, उसमें कैल्शियम भी है, विटामिन डी रिच भी है। तो ये तमाम वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट भी करते हैं, शुरू कर देते हैं, उसको बीमारियों से भी बचाते हैं, उसके इम्यून सिस्टम को भी बेहतर करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील के साथ हमें बताया कि उसमें मादनियात मौजूद हैं, नमकियात मौजूद हैं, उसमें हमारे पास मिनरल्स, विटामिन्स और वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। साथ साथ इन्होंने कुछ टेक्निकल टर्म्स भी इस्तेमाल की। इन्होंने कहा कि वो एंटीऑक्सीडेंट भी हैं। ज़रा थोड़ी सी तफसील के साथ हमारे नाजरीन के लिए बताएं कि ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं। देखिए, आपके जिस्म के अंदर ना एक ऑक्सीडेशन स्ट्रेस होता है, यानी कि जितने भी फ्री रेडिकल्स आप बाहर से पैथोजेंस अटैक करते हैं, माइक्रोबियल अटैक होता है, वो आपके जिस्म में जाके तोड़ फोड़ करते हैं। अगर आप आम ज़बान में बात करें, उस तोड़ फोड़ को रोकने के लिए हमारी खुराक के अंदर कुछ एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो उस तोड़ फोड़ को रोकते हैं। अगर ये तोड़ फोड़ ऐसे ही जिस्म में चलते रहे तो बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं, आपके जो ऑर्गन्स हैं वो फेलियर की तरफ चले जाते हैं। इसके साथ साथ आपकी बॉडी का जितने भी मैकेनिज़्म है, जिसके अंदर आपका एनाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म है, यानी कि आपकी खुराक से एनर्जी लेने का अमल है या एनर्जी से आगे आपके बॉडी ने जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, ये डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो हमारे पास जितनी भी कुदरती ग़िज़ाएँ हैं उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट बड़ी अच्छी मकदार के अंदर मौजूद है। कुदरत का बहुत अच्छा तोहफ़ा है, बच्चे अपने साथ अपना रिज़्क लेके आते हैं। जो डॉक्टर साहब ने बात की कोलेस्ट्रम की, कोलेस्ट्रम इज़ फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। इसमें एंटीबॉडीज़ बड़ी अच्छी मकदार के अंदर होती है और बच्चे के लिए एक कंप्लीट पैकेज है टिल 6 मंथ। अब इसमें 2 चीज़ें हैं जो नहीं होती। एक होता है विटामिन डी, जो कि बहुत कम मिकदार के अंदर होता है। जितनी मिकदार बच्चे को चाहिए होती है उतनी मिकदार कोलेस्ट्रम के अंदर नहीं होती। ठीक है, कोलेस्ट्रम में बताता चलूँ कि मदर मिल्क जो सबसे पहला दूध होता है, जिसे अनफॉर्चुनेटली बच्चे की नानी या दादी वेस्ट करवा देती है इस डर से कि पहला दूध बच्चे को नहीं पिलाना, ये जहरीला है। हालांकि जितनी भी न्यूट्रिशियस वैल्यू है उस कोलेस्ट्रम के अंदर है,
आई थिंक सो, बल्कि साइंस भी कहती है कि उसका कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं है। सही। आप कोई भी देख लें फार्मूला मिल्क, उसके ऊपर लिखा होता है ये माँ के दूध का नेमुल बदल नहीं है। इसलिए कहते हैं क्योंकि साइंस ने बहुत सारे ओलिगोसैकराइड सप्लीमेंट्स बनाए हैं, फार्मूला मिल्क बनाया है, लेकिन उसके अंदर से जीन यानी कि प्रोटीन जो मौजूद है वो उतनी एफिकेसी नहीं है जितनी कि मदर मिल्क के अंदर है। और विटामिन डी नहीं है और विटामिन के नहीं है। इस वजह से आपने देखा होगा जब भी एक नौज़ायदा बच्चा होता है उसकी प्रिस्क्रिप्शन देखी जाए तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट या न्यूट्रिशनिस्ट ने उसके अंदर विटामिन डी और विटामिन के लाजमी लिखा होता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के अंदर उसकी डेफिशिएंसी होती है। आपकी बॉडी के अंदर जितना भी इम्यूनिटी सिस्टम है विटामिन डी डिपेंडेंसी के ऊपर है। विटामिन डी बेहतर मिकदार के अंदर होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। इवन दो आपका जो जीआई ट्रैक की जितनी भी एफिकेसी है वो कोलेस्ट्रॉल के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, क्योंकि बच्चा छोटा होता है, बच्चे के जितने भी ऑर्गन जितने मैच्योर नहीं होते, बच्चा सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स लैक्टोज की फॉर्म के अंदर डाइजेस्ट कर सकता है। ठीक है। अगर आप कहें कि अब नौज़ायदा बच्चे को पैदा होती केला खिला दें तो वो नहीं डाइजेस्ट कर सकता। आप ग्लूकोज दे दें, चुरक्का देते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों को कि जल्दी जल्दी बड़े हो जाएं, ताकतवर हो जाएं। अब चुरक्का क्या है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, मीठा होता है, लेकिन बच्चा सिर्फ लैक्टोज की फॉर्म के अंदर कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट कर सकता है। और दूध के अंदर लैक्टोज बड़ी अच्छी मिकदार के अंदर होता है, दूध मदर मिल्क से मिल रहा है बच्चे को, तो कोलेस्ट्रॉल इज़ अ वेरी गुड पैकेज फॉर अ न्यू बॉर्न बेबी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने 2-3 बातें बड़ी तफसील के साथ जिक्र की हैं, लेकिन चूँकि प्रोग्राम हम एक आम नाज़िर के लिए बनाते हैं ताकि हमारा एक आम नाज़िर जो है वो हमारी बातों को समझ सके और उनको वो अडॉप्ट कर सके। यहाँ पर आपने जिक्र किया कुछ चीज़ों का, एंटीऑक्सीडेंट का जिक्र आपने किया, लेकिन उसकी तफसील में भी कुछ टेक्निकल टर्म्स ऐसी थी जो आप बयान कर गए, जो मेरा ख्याल है कि हम लोग तो शायद समझ सकें, कुछ पढ़े लिखे लोग या जो डॉक्टर या मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, लेकिन एक आम माँ क्या वो जानती है कि वो जो ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो समझ सकती है? तो उस हवाले से ज़रा थोड़ा आसान अल्फाज के अंदर हमारी इन माओं के लिए ब्रीफ़ करें कि ये गोल्डन मिल्क क्या है, उसके साथ साथ ये ब्रीफ़ करें कि वो जो तोड़ फोड़ का अमल है वो किस लेवल का है, वो जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो किन के ख़िलाफ़ बनती हैं, इनके बारे में ज़रा थोड़ी सी तफसील के साथ बयान करें। देखिए, ये पैगाम बेसिकली सबसे पहले दादियों के लिए और नानियों के लिए। जी प्लीज़। क्योंकि पाकिस्तानी माशरे के अंदर सबसे पहला जो मदर मिल्क होता है यानी कि माँ का दूध, उसको ज़ाया करवा दिया जाता है कि बच्चे के लिए सेहतमंद नहीं है। अच्छा, ये जो चीज़ है, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, क्या ये चीज़ जो है वो कहीं टेक्निकली प्रूफ है या नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। जितनी भी आप साइंस की स्टडीज़ उठा लें, रिसर्चेज उठा लें, कोलेस्ट्रॉल से बेहतर दूध अभी तक कोई भी इसका अल्टरनेटिव नहीं मिला। अच्छा, तो ये क्या ये चीज़ सीना बसीना चलती हुई पहुँची कि माएँ जो हैं, नानियाँ दादियाँ जो हैं वो ज़ाया करवा देती हैं? मेजोरिटी अलमिया ये है क्योंकि उनको साइंटिफिकली नॉलेज नहीं है, क्योंकि जब से जिस ईरा से वो बिलोंग करती हैं तब साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की नहीं की थी। ठीक है। अब आके साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने तरक्की कर लिया, प्रूव हो चुका है कि जो पहला दूध है सारी इफादियत ही बच्चे के लिए उसके अंदर मौजूद है। एग्जैक्टली। सही। अब कोलेस्ट्रॉल जो है जो सबसे पहला दूध है जिसको गोल्डन मिल्क कहा जाता है, इसको बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, क्योंकि आप लोग बच्चों को जो एंटीबायोटिक्स लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं जिससे बच्चे की सेहत बरकरार है, वो कुदरती तौर के ऊपर उस दूध के अंदर मौजूद है, उस कोलेस्ट्रॉल में या गोल्डन मिल्क के अंदर मौजूद है। एग्जैक्टली। बच्चों को एंटीबायोटिक्स लगाई जाती हैं जब बच्चा बीमार होता है। एंटीबायोटिक इसलिए लगवाई जाती हैं ताकि बच्चे के जिस्म के अंदर किसी बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया, किसी जरासीम में तोड़ फोड़ का शिकार शुरू कर दिया है, तो उसके लिए हम टैबलेट की फॉर्म के अंदर, इंजेक्शन की फॉर्म के अंदर बच्चों को एंटीबायोटिक्स लगाते हैं, या सिरप्स वगैरह जो है। एग्जैक्टली। अब नौज़ायदा बच्चे को आप सिरप नहीं पिला सकते, आप गोली नहीं खिला सकते, उसको इंजेक्शन लगा सकते हैं, लेकिन कुदरती तौर के ऊपर उस माँ के दूध के अंदर एंटीबायोटिक ऑटोमेटिकली मौजूद है, जो जिसने जाके बहुत फास्ट रिएक्शन करना है और बच्चे को दिनों में एंटीबायोटिक इफेक्ट देना है। इसके साथ साथ वो सारे विटामिन और मिनरल्स, इसकी कम्प्लेक्सिटी होती है। आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, यानी कि खुराक के 3 मेजर ये पहलू होते हैं, 3 एलिमेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन। अब इसकी एक कम्प्लेक्सिटी होती है। अब बच्चों के जो ऑर्गन है, बच्चों के जिस्म के अज़ा हैं, उस कम्प्लेक्सिटी को नहीं तोड़ सकते, इसलिए जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उनकी उस कोलेस्ट्रॉल के अंदर मौजूद है, उसके अंदर मौजूद है। ठीक है, इसीलिए उसको गोल्डन मिल्क कहा जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब ने अपनी तफसील के साथ हमें जिक्र किया और उन्होंने कहा कि माँ के दूध के अंदर विटामिन डी और विटामिन के नहीं होता, जबकि कुदरत जो है वो बेहतरीन चीज़ हमें प्रोवाइड करती है। माँ के दूध के अंदर अगर ये 2 विटामिन्स मौजूद नहीं हैं तो फितरी तौर पर यकीनन इनकी ज़रूरत बच्चों को नहीं होगी, या हो सकता है कि इतनी ही मिकदार में ज़रूरत हो जितनी मिकदार में ये होता है। तो फिर हम क्यों कहते हैं कि ये मतलब उनके अंदर नहीं होते, हम बाहर से इसको प्रोवाइड करें, ऐसा क्यों है? एक्चुअली बात ये नहीं है, बात ये है कि बच्चे को ज़रूरत होती है विटामिन डी और विटामिन के दोनों न्यूट्रिएंट्स की जी, लेकिन क्योंकि मदर की डाइट प्रॉपर होती नहीं है, आइदर प्रेगनेंसी से पहले
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और जो हमारा प्रॉपर जो 9 मंथ्स का पीरियड होता है और 9 मंथ्स के पीरियड से पहले भी उनकी जो भी डाइट की मॉडिफिकेशन होती हैं, उनका स्लीपिंग पैटर्न है, उनका एक्सरसाइज का पैटर्न है, वो इस हद तक बेहतर नहीं होता कि वो उसकी बॉडी के लिए सफिशिएंट हो। जी। अब जब हमने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है, कंसीव के बाद हमने अब बच्चे को दूध देना है, तो उसके अंदर भी ऑटोमेटिकली जो मदर के अंदर विटामिन डी है या विटामिन के है, वो ऑटोमेटिकली मिल्क के अंदर आएगा। अब जब मिल्क के अंदर आएगा तो वो बच्चे के लिए वो सफिशिएंट नहीं होता जो हमें एटलीस्ट रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। ठीक है, इसीलिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन या रिकमेंडेशन के ऊपर हमें सप्लीमेंट्स या इंजेक्शंस वगैरह देने पड़ते हैं विटामिन के या विटामिन डी वगैरह के। अच्छा, क्या ये ज़रूरी है कि हर एक बच्चा जो पैदा होने वाला है उसको ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो देने ज़रूरी हैं, या नहीं ऐसी कोई बात नहीं कि बच्चे के अंदर कोई डेफिशिएंसी मौजूद है तभी प्रिस्क्रिप्शन लिया जाए, या उसके बगैर भी दिया जा सकता है? एक बहुत रिसेंट रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान की अगर हम लोग स्पेशल बात करें तो पाकिस्तान के अंदर एटलीस्ट 70 to 80% हमारे पास जो फीमेल्स हैं या मेल्स हैं विटामिन डी डेफिशिएंट है। अगर हम स्पेसिफिकली फीमेल्स की बात करें तो उसमें विटामिन डी अगर डेफिशिएंट है तो एक सीरीज ऑफ जो विटामिन्स हैं, अगर एक विटामिन कम है तो बाकी विटामिन्स भी डेफिशिएंट होंगे, क्योंकि उनकी एब्जॉर्प्शन में इन हिंड्रेंस पैदा करने लग पड़ते हैं। ठीक है। तो ऑटोमेटिकली अगर विटामिन डी कम है तो कैल्शियम भी कम होगा, B12 भी कम हो, और बाकी जो सीरीज है हमारी विटामिन्स की वो भी कम होगी। अच्छा। तो इसीलिए हम जब एक ख़वातीन प्रेग्नेंट होती हैं तो उसकी डाइट को हम मॉडिफाई करते हैं कि एटलीस्ट फॉलिक एसिड लें, फोलेट लें, आयरन लें, विटामिन डी लें, ताकि वो इतना एनरिच हो सके कि एक तो कंसीव वाला मामला, प्रॉपर डिलीवरी वाला मामला, और उसके बाद जो मदर मिल्क है वो बच्चे को सही न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर साहब ने जिक्र किया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का। अब यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी एलिमेंट ये शामिल होता है कि माँ के दूध के अंदर वो तमाम ग़िज़ाइयात उस वक्त मौजूद होंगी जब उसने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में वो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल की होंगी, या वो उनका कमी का शिकार नहीं है। डॉक्टर साहब, आपसे मैं सवाल करना चाहूँगा, संजीदा नौयत का ये भी सवाल है माँ की खुराक के हवाले से, कि हमारे यहाँ ये जो फॉलिक एसिड दिया जाता है या बाहर से जो मुख्तलिफ़ किस्म के मल्टीविटामिन्स दिए जाते हैं, क्या ऑर्गेनिक फूड के अंदर ये चीज़ें मौजूद नहीं होती तो हमें ये ज़रूरत पड़ती है? नंबर एक सवाल दो तरह के हैं मेरे। दूसरा सवाल ये है, क्या ये ज़रूरी नहीं है कि पहले माँ के लिए पता किया जाए कि उसके अंदर किसी किस्म की कोई डेफिशिएंसी मौजूद है, तो फिर हम इन मल्टीविटामिन्स को जो है वो रिकमेंड किया जाए? मैंने ये देखा है कि अक्सर बेशतर ऐसा होता है कि इस तरह का कोई प्रैक्टिस नहीं की जाती और प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया जाता है। अगर फॉलिक एसिड की ज़रूरत या इसको आयरन की ज़रूरत नहीं है तो आयरन दे दिया जाता है। तो क्या उसकी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती? ये 2-3 नौयत के मुख्तलिफ सवाल हैं, अलग-अलग आपने हमें जवाब देना है। लेकिन सबसे पहला सवाल आपका ऑर्गेनिक फूड का। आजकल के दौर के अंदर जिसमें हमारी जो कंज्यूमर डिमांड है बहुत ज़्यादा है, और अगर हम नेचुरल सोर्सेज देखें तो कंज्यूमर डिमांड पूरी नहीं होती नेचुरल तरीके से, तो ऑर्गेनिक फूड वाला एलिमेंट तो आप एक साइड पे कर दें, बहुत मुश्किल हो जाता है ऑर्गेनिक फूड लेना। उसके बाद हमें सबसे पहले चाहिए कि पेशेंट की असेसमेंट करें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, के उसके बायोकेमिकल टेस्ट करवाया जाए, CBC करवाया जाए, विटामिन डी टेस्ट करवाया जाए, ये देखने के लिए कि फीमेल के अंदर कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है। अब क्यों कहा जाता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर डाइट और होनी चाहिए, सेकंड के अंदर और होनी चाहिए, थर्ड के अंदर और होनी चाहिए, क्योंकि टाइम टू टाइम जैसे माँ के पेट के अंदर बच्चे के ने बड़ा होना है उसके साथ उसकी रिक्वायरमेंट्स भी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है। अब विटामिन ए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको कम चाहिए होता है, सेकंड में ज़्यादा, थर्ड में ज़्यादा। अब आप एक जैसी रिक्वायरमेंट नहीं दे सकते, इसलिए कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के अंदर फीमेल को गायनेकोलॉजिस्ट के पास और अपने न्यूट्रिशनिस्ट के पास लाजमी फॉलोअप के लिए जाना चाहिए, ताकि उसको पता हो कि उसकी डाइट के अंदर कौन सी चीज़ ऐड करनी है, कौन सी चीज़ ऐड नहीं करनी। बिल्कुल ठीक। क्योंकि उस दौरानिए के अंदर फीमेल की हेल्थ भी और उसके बच्चे की हेल्थ भी फूड के ऊपर डिपेंड करती है। अब हम कोलेस्ट्रम की बात करते हैं, अब कोलेस्ट्रम की क्वालिटी भी उस मदर की फूड के ऊपर डिपेंड कर रही है। बिल्कुल ठीक है। हमने बात की है कि उसमें विटामिन डी नहीं होता, के नहीं होता, ये डिपेंड करता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर, उसकी डाइट के ऊपर। अगर तो उसकी डाइट के अंदर विटामिन डी है तो उसके कोलेस्ट्रॉल के अंदर भी विटामिन डी ऑटोमेटिकली होगा, उसके बच्चे को सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर उसकी डाइट के अंदर नहीं है तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हम देख लें कि सनशाइन के अंदर एक्सपोजर उसका ज़्यादा है तो उसका विटामिन डी पूरा हो जाएगा, उससे बच्चे को उसकी डेफिशिएंसी नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें डाइट के ऊपर डिपेंड करती हैं, क्योंकि जो बच्चे की परवरिश हो रही होती है मदर के थ्रू, वो सारी डाइट पे डिपेंड करती है। बड़ी एक खूबसूरत सी बात और एक क्लू आपने हमें दे दिया, यकीनन इस पर हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। अब बात जो है वो बच्चे के दूध से निकलकर माँ की डाइट पर आ चुकी है। तो मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आपको बताते चलें कि हमें इस प्रोग्राम के लिए ताउन हासिल है सूफ़ी सुपर डिटर्जेंट पाउडर बनाने वाले सूफ़ी सोप एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़ का। यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फ़ा, हाजिर होते हैं इस वक्फ़े के बाद।
देकर दवाएं मोहब्बत देते हैं पैगाम सेहत। देकर दवाएं मोहब्बत देते हैं पैगाम सेहत। वेलकम बैक मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात। बातचीत चल रही थी ब्रेक पर जाने से पहले माँ की ग़िज़ा के हवाले से। डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन हमें बता रहे थे कि फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर कौन कौन सी ग़िज़ाएँ जो हैं वो ज़्यादा मुफीद हैं। इस पर गुफ्तगू करते हैं और डॉक्टर तलहा हफ़ीज़ से जानते हैं। डॉक्टर साहब, अभी ज़िक्र हुआ, बात चल रही थी, हमने स्टार्ट लिया बच्चे की ग़िज़ा के हवाले से, तो ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इस बात के माँ की ग़िज़ा क्या है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, माँ ने कितनी ग़िज़ा कितनी न्यूट्रिएंट्स के साथ ली है, बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है ये सारी चीज़ें। तो डॉक्टर साहब ने ज़िक्र किया है 3 ट्राइमेस्टर का, पहले 3 महीने, दूसरे 3 महीने और अगले 3 महीने। 9 माह की प्रेगनेंसी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे नाज़रीन को इस बात का पता चले कि पहले 3 महीनों में कौन सी ग़िज़ा बहुत ज़रूरी है, अगले 3 महीनों में कौन सी ज़रूरी है और उससे अगले 3 महीनों के लिए कौन सी ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर जैसे ही हमें प्रेगनेंसी का पता चलता है तो उस दौरान में कौन कौन सी ग़िज़ाएँ माँ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अच्छा, नॉर्मली हमारी पाकिस्तान के अंदर ये प्रैक्टिस ये है कि जैसे ही पता लगा है कि प्रेगनेंसी हो गई है, कंसीव हो गया है, तो हम लोग ये समझते हैं कि ये 2 बंदों का खाना खाना है। इन्होंने अब 2 बंदों का खाना खाना है, अगर 1 रोटी खा रही हैं 2 रोटी कर दें, अगर 1 चिकन का पीस खा रहे हैं 2 चिकन का पीस कर दें। नॉर्मल प्रैक्टिस ये है हमारी, ठीक है, है, डबल खाना देना है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग रिसर्च के मुताबिक साइंटिफिकली बात करें तो इसमें आपकी जो अगर ओवरऑल कैलोरीज की बात करें तो इसमें अगर आपकी 1800 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है तो आपने उसके अंदर जस्ट 300 to 400 कैलोरीज ऐड करनी है। ऐड करनी, मतलब ये नहीं है कि 1800 को प्लस 1800 नहीं करना आपने। सही। इसके अंदर फिर हमने एक चीज़ का ख्याल करना है कि पोर्शन कंट्रोल, ठीक है। अब नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि जो चीज़ क्रेविंग्स हो रही है, जिस टाइम पे क्रेविंग्स हो रही है, जो चीज़ अवेलेबल है हम लोग कंज्यूम करते रहते हैं। उसके बाद है हेल्दी ईटिंग। हेल्दी ईटिंग का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि जस्ट आपने सैलड ही खानी है। हेल्दी ईटिंग का मतलब ये है कि जो भी चीज़ खा रहे हैं वो एक अच्छे ऑयल के अंदर बनी हो और घर की बनी हो। अगर हम अब इसकी डाइट की बात करते हैं, डाइट के अंदर आपने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल लाजमी है, ठीक है। उसके बाद मखसूस रेड फ्रूट्स का इस्तेमाल लाजमी है, ठीक है। उसके बाद आपने कोशिश ये करनी है कि हाई प्रोटीन और हाई फाइबर रिच जो आपके फूड हैं वो लाजमी देने हैं और कार्ब्स का पोर्शन मॉडरेट होना चाहिए, ठीक है। अगर इसको थोड़े से आसान लैंग्वेज में अब थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाए तो जितनी भी हमारी सब्ज़ सब्जियां हैं, ठीक है, वो हमने लाजमी देनी है सुबह दोपहर शाम, ठीक है। आइदर वो ऑमलेट की फॉर्म में, मतलब अंडा हो, ऑमलेट हो, साथ आपके ब्रेड के स्लाइस हो जाए, या ब्रेड को अगर हम लोग रिप्लेस करें एक रोटी हो जाए, साथ आपका थोड़ा सा दही हो जाए, एक फ्रेश ग्लास जूस का हो जाए, जो सीजनल फूड। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूँगा। अभी आपने जिक्र किया है लीफी फूड का या ग्रीन लीफी फूड का और उसमें आपने ऑमलेट शामिल कर दिया है, तो ज़रा थोड़ा सा नाजरीन को एक्सप्लेन करते हैं कि वो कौन कौन सी लीफी फूड्स हैं जो असेंशियल हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर। सबसे पहले तो आपने सीजनल देखना है, ठीक है। सीजनल के बाद आपने ये देखना है कि ऑमलेट के अंदर आपको क्या लाइक्स और आपके क्या डिसलाइक्स हैं। कुछ लोग उसके अंदर पालक भी डाल लेते हैं, मेथी भी डाल लेते हैं, उसमें धनिया डाल लेते हैं, प्याज, टमाटर, आपकी लाइक्स डिसलाइक्स के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल है वो मैंने आपको बताई है, पालक है, मेथी है। इसके बाद समटाइम कुछ लोग साग को छोटा छोटा करके पाउडर फॉर्म में या छोटे छोटे पत्ते करके वो डाल लेते हैं, धनिया डाल लेते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन लाइक्स एंड डिसलाइक्स, लेकिन रिकमेंडेशन ये होती है। अच्छा, ये जैसे कुछ ऑरेगैनो है, इसमें कुछ हमारे पास रोजमेरी है जो हमारे पास प्रोसेस फूड्स में आती हैं, क्या ये भी ग्रीनी लीफ में आते हैं या नहीं आते हैं? ये जी बिल्कुल ग्रीनी लीव्स में आते हैं और हम लोग इसको एक हद तक रिकमेंड करते हैं। अच्छा, ठीक है। इसको देखिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ऑब्वियसली, ठीक है। तो हमने इसको एक लिमिटेशंस के अंदर देना है अपने। लाजमी नहीं है कि हम लोग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हम ब्रेकफास्ट में ही ऐड करें, हम लोग इसको सैलेड के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। इसका फायदा क्या है? इसके अंदर देखें, आपके पास आयरन रिच है, ठीक है, फॉलिक एसिड है और ऑटोमेटिकली एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं इसके अंदर, ठीक है, ठीक है। तो ये तमाम, इसमें और भी बहुत सारे विटामिन्स हैं जिसमें आपके पास जिंक है, मैग्नीशियम है, सेलेनियम है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे विटामिन्स भी हैं जो कि आपकी बॉडी को बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर जैन, जिक्र हो रहा है यहाँ पर, इन्होंने ग्रीनी लीफ का जिक्र किया और उसके साथ रेड फ्रूट्स का जिक्र किया है। तो ये जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ये वाली फूड्स हैं, इनका कोई आप चार्ट बनाते हैं
कि ये आपने डेली की बुनियाद पर इस तरह का फूड जो है ब्रेकफास्ट में, इतना लंच में, और ये जो है आपने लेना है रात के खाने में, तो क्या इसके लिए कुछ स्पेसिफिक चार्ट है या रूटीन में बस आप कुछ बता देते हैं कि ये वाली फूड्स हैं, इनको आप किसी भी अंदाज में ले सकते हैं? देखिए, जो चार्ट होता है ना स्पेसिफिकली, वो उस बंदे के लिए वैल्यूएबल होता है जो एक अच्छा फूडिंग फैमिली से बिलोंग करता हो। सही। अब एक बंदा जिसको फूड इनसिक्योरिटी है, जिसकी अगर खुराक पूरी नहीं है, आप उसको चार्ट दे देंगे सुबह टाइम आपने ये फल खाना है, 12 बजे आपका मील में ये होना चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक। सबसे पहले हमारा जो फोकस ये होता है कि हमने उस पेशेंट की जो HB है वो कम नहीं होने देनी। सही। क्योंकि पाकिस्तान में तकरीबन 60% फीमेल पेशेंट ऐसी हैं जिनको डिलीवरी के टाइम के ऊपर ब्लड लगता है। ठीक है। और घर वालों को अफरा तफरी बड़ी होती है कि ब्लड नहीं मिल रहा, अरेंज नहीं हो रहा, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी जो है, डिलीवरी डिले हो जाती है और बच्चे की हेल्थ बहुत बुरी तरह मुतासिर होती है, साथ उसकी माँ की भी मुतासिर होती है। ठीक है। अब फल देने का मकसद ये होता है कि हमने उसका HB लेवल बेहतर करना है, आयरन जिसके अंदर ज़्यादा हो। बीट रूट बड़ा अच्छा सोर्स है, अनार बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन मॉडरेशन के अंदर, क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इंसुलिन स्पाइक होगी। इंसुलिन स्पाइक होगी तो आपको प्रेगनेंसी के अंदर डिलीवरी से पहले गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाती है। यानी कि प्रेगनेंसी के अंदर आपकी शुगर ज़्यादा हो जाती है और डॉक्टर केस नहीं पकड़ते जब तक आपकी शुगर मैनेज नहीं होती। बिल्कुल ठीक। तो उस केस के अंदर आपको फिर इंसुलिन लगाते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस मजीद हो जाती है। तो डिलीवरी तो हो जाती है, लेकिन साइड बाय आपके जो पोस्टपार्टम इश्यूज हैं, यानी कि डिलीवरी के बाद होने वाले मसले मसाइल वो शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो हमेशा ये करना चाहिए कि जब भी आप प्रेगनेंसी का हो, कंसीवनेस हो, तो आप अपने लिए कॉन्शियस हो जाएं। पाकिस्तान में ये देखा गया है कि जब भी जिस घर में फीमेल प्रेग्नेंट होती है, उस घर में ऑयल की कंजप्शन और फलों की कंजप्शन ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। अच्छा। औरत की माँ या उसकी सास उसको फल ज़्यादा देना शुरू कर देती है ताकि इसकी सेहत बहुत ज़्यादा बेहतर हो। ठीक है। फलों के अंदर होता है फ्रुक्टोज और ग्लूकोज। बिल्कुल ऐसे। फ्रुक्टोज और ग्लूकोज की मिकदार जब आप ज़्यादा करते हैं तो वो फैटी लिवर के अंदर भी कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। और फीमेल शिकायत करती हैं कि प्रेगनेंसी के अंदर मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो गया है, और बाद में वेट कम करने की ट्राई करते हैं लेकिन वो कम नहीं होता, क्योंकि उन्होंने कैलोरीज को मैनेज करके अपना खाना पीना नहीं किया, बल्कि ये सोच समझ के खाया है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे साथ मेरे बच्चे की हेल्थ भी जुड़ी हुई है, मैंने अपने बच्चे के हिस्से का भी खाना है और अपने हिस्से का भी खाना है। इस सारे सिनेरियो में वो अपना हिस्सा भी ज़्यादा खा रही है और बच्चे का हिस्सा भी ज़्यादा खा रही है, तो ओवरऑल कैलोरीज का इंटेक ज़्यादा होगा, तो प्रेगनेंसी के अंदर उसका वेट बहुत ज़्यादा एक्सीड हो जाएगा और पोस्टपार्टम में वेट कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, फर्स्ट ट्राइमेस्टर की अगर हम बात कर रहे हैं तो स्पेसिकली कौन सी फूड कितनी मिकदार में बहुत ज़्यादा असेंशियल है एक खातून के लिए, ज़रा उसको एलेबोरेट करते हैं हमें। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपका आइडियल बॉडी वेट कितना होना चाहिए और अपना जो ओवरऑल प्रेगनेंसी का वेट है वो कितना होना चाहिए, यानी कि फीटस का वेट कितना ऐड होना चाहिए। अपनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट निकालें कि मुझे कितनी कैलोरीज की ज़रूरत है, साथ आपने फैक्टर अटैच करना है फीटस का, यानी कि ओवरऑल आपने कैलोरीज का इंटेक निकाल लिया, उस कैलोरीज के इंटेक के मुताबिक आप अपना प्लान शेड्यूल्ड करें कि मैंने इतनी कैलोरीज लेनी है, इतने मील्स पे डिवाइड करनी है, इतनी फ्रीक्वेंट मीलिंग करनी है, मैंने इतने स्नैक्स रखने हैं। लेकिन इसके अंदर आपने आयरन को कंप्रोमाइज़ नहीं करना, जिंक को कंप्रोमाइज़ नहीं करना, आयोडीन को कंप्रोमाइज़ नहीं करना। ये 3 ऐसे मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि बच्चे की हेल्थ के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट हैं। अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है तो पेशेंट आपका गॉइटर का विक्टिम भी हो सकता है, जिसे गिलर्ड कहा जाता है। अगर आयरन की वजह से आपकी डिलीवरी डिले हो सकती है, जिंक की वजह से जो बच्चे का दिमाग है, कोग्निटिव डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, वो डिस्टर्ब हो सकती है। सही। तो आपकी डाइट के अंदर ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर एनरिच होनी चाहिए, लाजमी होनी चाहिए। Exactly. अच्छा, इसके लिए कौन सी स्पेसिफिक फूड जो है वो बहुत ज़्यादा रिच है? बीट रूट बड़ा अच्छा सोर्स है। बीट रूट से क्या मुराद लेते हैं आप? चुकंदर। अच्छा, चुकंदर की बात। अनार के दाने का है, जूस कंज्यूम ना करें, जूस का इस्तेमाल करने से आपका जो ग्लूकोज लेवल स्पाइक कर जाता है। ठीक। उसके बाद आपके पास पालक है, पालक के अंदर आयरन का अच्छा सोर्स है, आप वो खा सकते हैं। सनफ्लावर सीड है, जिंक की अच्छी मिकदार उसके अंदर मौजूद है। इसके साथ साथ एसेंशियल फैटी एसिड उसके अंदर मौजूद है, क्योंकि एसेंशियल फैटी एसिड है उसने बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट करवानी है, और आपके जितने भी न्यूरो ट्रांसमीटर यानी कि माँ से बच्चे तक जो भी मैसेज ट्रांसफर होना है थ्रू प्लेसेंटा, वो जब तक आपकी बॉडी के अंदर फैटी एसिड नहीं होंगे एसेंशियल, तब तक सही तरीके से ट्रांसफर नहीं होंगे। इन खुराक को एक दफ़ा ज़रा स्लो दोहरा दीजिए। ठीक है। चुकंदर, अनार, पालक और सूरजमुखी के बीज। सूरजमुखी के बीज आम मिल जाते हैं? आम मिल जाते हैं। अच्छा, बिल्कुल आम मिल जाते हैं। और उनको कैसे इस्तेमाल करना है? इस्तेमाल बेक कर लें। अगर तो आजकल मार्केट में रेडीमेड मिल रहे हैं, आप मार्केट से ख़रीदें, उसको
क्रैक करें और कंज्यूम कर सकते हैं। कितने ग्राम रोजाना की खुराक होनी इसका चाहिए? बेसिकली जो नट्स के अंदर कंक्लूड किया जाता है, सीड्स को और नट्स को, तो 1 हैंड एक इसकी रिकमेंडेशन होती है। काफी ज्यादा नहीं हो जाएगा? लेकिन आपने नट्स के साथ कंज्यूम करनी है। बट हैंड नट्स से मुराद ये है कि आपने इस तरह नहीं भरना, आपने हम मुट्ठी बंद करनी है। अच्छा, आपने भरा ही ऐसे है ना, तो मैंने कहा शायद मुझे जब देखते हुए आपने कहा है कि मुट्ठी आपने बंद ऐसे करना है। मुट्ठी बंद कर लेते हैं, वो एक आइडियल पोर्शन साइज हो जाता है। ठीक हो गया। तो आप इतनी मिकदार के अंदर कंज्यूम कर सकते हैं। सही। लेकिन उससे पहले आपकी असेसमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर तो आपका ब्लड प्रेशर का मसला है, हाइपरटेंशन के पेशेंट है, तो ये आपने पहले न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करना है। बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील के साथ ये सारी चीज़ें बताई हैं। डॉक्टर साहब, हाइपरटेंशन यानी इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी माहिर ग़िज़ाइयात को पहले मिला जाए। हमारे यहाँ आमतौर पर ऐसा होता है कि गायनेकोलॉजिस्ट जो प्रिस्क्राइब कर देती हैं उनको, उसके अकॉर्डिंगली ख़वातीन लेके चलती हैं। तो मेरा अपना इस सारी गुफ्तगू में अभी जो मुझे फ़ील हुआ है वो ये है कि प्रेगनेंसी के बाद सबसे पहले जिस डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है वो डॉक्टर जो है वो माहिर ग़िज़ाइयात होना चाहिए, ताकि उसे मिला जाए, उसे अपनी एवेल्यूएशन करवाने के बाद जो है वो ग़िज़ा जो है डॉक्टर से रिकमेंड करवाई जाए कि कौन सी ग़िज़ा जो है वो मैं फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर में ले सकती हूँ। डॉक्टर साहब ने 3-4 चीज़ों का जिक्र किया और उसमें सूरजमुखी के बीज हैं। कुछ ऐसे घराने भी हैं जो इस तरह की कुछ रिच चीज़ें जो हैं उसको अफोर्ड नहीं करते। लाइक जैसे अनार का अगर सीज़न नहीं है तो अनार मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और उसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। चुकंदर तो चलें आम मिल जाता है और इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो आप बताएं कि इसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है हमारे नाजरीन के लिए, कि अगर जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो इसके सब्स्टिट्यूट के ऊपर क्या ले सकते हैं? सबसे पहले जो मैंने पहले भी बात की है कि सीजनल फ्रूट रिकमेंडेड है। अगर आउट ऑफ द रीजन, आउट ऑफ द सीज़न लेंगे तो वो इतने रिकमेंडेड हम करते भी नहीं हैं और ना ही आपको वो हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। उसके अंदर अगर आप स्पेसिफिकली अनार की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको साथ ही रेड फ्रूट्स का बताया, इसमें आप एप्पल भी ले सकते हैं, इसमें आप आलू बुखारा भी ले सकते हैं, इसमें आप फालसा भी ले सकते हैं, जामन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आजकल सीज़न गर्मियों में चलता है और सारा कुछ। ठीक है, तो ये वो तमाम मौसमी फल हैं जो कि आप एक हिसाब में, एक पोर्शन कंट्रोल के अंदर रहकर आप इन फलों का इस्तेमाल। अच्छा डॉक्टर साहब, कितनी मिकदार बताइए एक वक्त में? जैसे डॉक्टर साहब ने तो हैंडफुल बताया ना, मुट्ठी बंद करके आप ले लें, आप ग्राम्स में अगर आप बताएं। अगर हम देखें, हम लोग नॉर्मली ये फ्रूट्स को या तो हम लोग मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के अंदर देते हैं या हम लोग स्नैक्स के अंदर देते हैं। अगर स्पेसिफिकली मैं स्नैक्स की बात करूं तो मैं नॉर्मली प्रेग्नेंट औरत को फर्स्ट या सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर 150 ग्राम तक देता हूँ। 150 ग्राम का एक जो बाउल होता है वो अगर आप मिक्स फ्रूट्स लें, ठीक है, या मिक्स सैलड लें, या आप स्पेसिफिकली एक भी फ्रूट लें, अब फॉर एग्जांपल आप फालसा ले रहे हैं तो आप 100 ग्राम ले लें। अगर आप फॉर एग्जांपल जामन ले रहे हैं तो आप 70-80 ग्राम ले लें। ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल आलू बुखारा ले रहे हैं तो 2 से 3 आलू बुखारा ले लें। ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पोर्शन इसके हिसाब से बताया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ये ज़रूरी है कि मतलब ये जैसे आलू बुखारा का जिक्र हो रहा है, ये भी कुछ ऐसे फल हैं जो हमारे बहुत सारे नाजरीन हैं उनकी पहुंच से दूर हैं, मतलब 400 रुपये किलो है, 500 रुपये किलो है, तो कुछ घराने ऐसे हैं जो कि इन चीज़ों को नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उसके लिए क्या कुछ ऐसी सब्स्टिट्यूट हमारे पास मौजूद है बीन्स की शक्ल में, दालों की शक्ल में, या कुछ और ऐसी फूड की शक्ल में? वो क्या हो सकती हैं? हमारे नाजरीन को इसके बारे में ज़रूर बताइए। देखिए, फल इस्तेमाल करने का मकसद क्या होता है कि हमने उनसे विटामिन्स और मिनरल्स लेने हैं जी। अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी में वो नहीं है तो हमारे पास जो लोकल फूड कल्चर है, दालें हैं, लेंटिल्स हैं, पल्सेस हैं, उसके अंदर भी बड़ी अच्छी मिकदार के अंदर मौजूद हैं। जी। फल रिकमेंड करने का मकसद ये होता है कि एक आपका बॉडी के अंदर डोपामिन हार्मोन है वो रिलीज़ होता है कि आप अच्छा फील करते हैं क्योंकि इसका टेस्ट अच्छा होता है। जी। अगर अफोर्डेबिलिटी की बात आती है तो जाहिर बात है हमें किसी न किसी चीज़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा। तो टेस्ट सबसे पहली चीज़, इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि हम फ्रूट अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो आप रेड बीन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लोबिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप काले चने का इस्तेमाल कर सकते हैं। काले चने का इस्तेमाल, इसके अंदर मैग्नीशियम बहुत अच्छी मिकदार के अंदर होता है। वो फीमेल जिनको इंसोम्निया यानी रात को नींद नहीं आती और सारी रात जागती रहते हैं जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और अल्टीमेटली वो हार्मोनल इम्बैलेंस बच्चे की सेहत को मुतासिर करता है। बिल्कुल ठीक। तो काले चने का अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं, अब यहाँ पे बात आ जाती है कि सर्विंग साइज की कि आप कितना इस्तेमाल कर सकते जी, हैं। बिल्कुल। तो एक कप अगर आप डेली इस्तेमाल कर लें तो मोर देन एनफ है आपके लिए। अब इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपने डेली 1 कप इस्तेमाल करना है। अगर आप डेली इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला हो सकता है, गैस का मसला हो सकता है क्योंकि आप फाइबर कंटेंट एक्स्ट्रा कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो हर चीज़ आपने मॉडरेशन में इस्तेमाल करनी है। मेक श्योर डैट कि आपका करंट स्टेटस क्या है। बिल्कुल। जब तक आपको अपना करंट स्टेटस पता नहीं होगा कि आप अपनी
किस डिजीज़ के या कंडीशन के किस पहलू के ऊपर खड़े हैं, किस कंडीशन के ऊपर खड़े हैं, तब तक आप अपना ट्रीटमेंट इंश्योर नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, यकीनन गुफ्तगू बहुत खूबसूरत नहज पर पहुंच चुकी है और काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हमारे नाज़रीन के लिए साबित हो सकती है। लेकिन चूँकि वक्फ़ा बहुत ज़रूरी होता है किसी भी काम के लिए, तो हमें यकीनन बढ़ना है वक्फ़े की तरफ। लेकिन उससे पहले नाज़रीन आपको बताते चलें कि हमारे इस प्रोग्राम के लिए ताउन किया है सूफ़ी सुपर डिटर्जेंट पाउडर बनाने वाले सूफ़ी सोप एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़ ने। मज़द ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। लेकर दवाएं मोहब्बत देते हैं पैगाम सेहत, लेकर दवाएं मोहब्बत देते हैं पैगाम सेहत। वेलकम बैक मौजूद ख़वातीन हज़रात। ब्रेक पर जाने से पहले गुफ्तगू चल रही थी माँ की ग़िज़ा के हवाले से और उसकी प्रेगनेंसी के हवाले से कि फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन सी ग़िज़ा जो है वो कितनी ज़्यादा अहम है। इस पर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं और डॉक्टर तलहा हफ़ीज़ से जानते हैं कि सेकंड ट्राइमेस्टर में कौन सी ग़िज़ा किस तरह लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, ज़िक्र बड़ा खूबसूरत चल रहा है और यकीनन ये फ़ायदा हमारी उन माँओं के लिए है जो कि अपने घरों में बैठी हैं और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो माएँ किसी हॉस्पिटल को, किसी डॉक्टर को, किसी माहिर ग़िज़ायात को अफोर्ड नहीं कर पाती हैं। लेकिन यकीनन हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए कोशिश कर रहे हैं कि उन तक एक बेहतरीन मालूमात जो हैं वो वहाँ पहुँचाई जा सकें। तो ये बताएं कि फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर में तो हमारी गुफ्तगू हुई कि हमें कौन कौन सी ग़िज़ाएँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा असेंशियल हैं जो बच्चे और माँ की सेहत के लिए हो सकती हैं। अब सेकंड ट्राइमेस्टर की अगर हम बात करते हैं, जो अगले 3 महीने हैं जिनको हम चौथा, पाँचवा और छठा महीना कहते हैं, यहाँ पर डॉक्टर जैन की एक बात मेरे ज़हन में आ गई है, उसको भी ज़रा हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो वेट पुट ऑन होता है प्रेगनेंसी के अंदर, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर कितना वेट पुट ऑन खातून का हो जाए अपने वेट से ज़्यादा, तो वो एक नॉर्मल वेट कंसिडर किया जाता है। अच्छा, सबसे पहले हमारे लिए अंडरस्टैंड करने की ये ज़रूरत है कि प्रेगनेंसी के अंदर कितना वेट पुट ऑन होना चाहिए जी। और कितना ख़तरनाक है हमारे लिए। जी। इसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल आपका वेट है 60 इस वक्त, तो आपको जो रिकमेंडेशन है साइंटिफिकली 12 से 18 किलो तक है। ठीक है, 12 पुट ऑन किलो होना से चाहिए। पुट ऑन होना चाहिए। अगर आप 12 किलो से नीचे हैं तब भी आपके लिए मसला है, अगर आप 18 किलो से ऊपर हैं तब भी आपके लिए मसला है। ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात है या पूरी ओवरऑल प्रेगनेंसी की बात अच्छा, कर रहा हूं, ओवरऑल ओवरऑल प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी की बात कर रहा हूँ। और मैं अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात कर रहा हूँ। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं विद इन 9 मंथ्स, तो हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ऑलमोस्ट 3 to 4 केजीज गेन होता है। ओके। ठीक है, और समटाइम्स ये भी होता है कि जस्ट 2 केजीज होता है और इतना कोई फर्क नहीं नजर नहीं आता। पड़ता। ठीक है जी अच्छा, ये हाइट पे डिपेंड करता है खातून की? जी बिल्कुल, हाइट पे डिपेंड करता है, इनकी जो आपकी जेनेटिक्स है उस पर भी डिपेंड करता है। अच्छा, मतलब क्या इसमें होता है कि जो छोटी हाइट की खवातीन है उनके अंदर वेट कम होगा या ज़्यादा होगा, या बड़ी हाइट की जो खवातीन है? नहीं, हाइट का कंसीडर मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर उनकी हाइट 6 है या 5'10" है, उसके लिहाज से उनका आइडियल बॉडी वेट 70 होगा, 65 होगा। सही। उसके अंदर हमने 12 to 18 केजीज ऐड करना है। ओके फाइन। मैं उसकी बात मतलब कोई भी अगर वेट हो लाइक 60 kg भी है तब भी 12 to 18 kg केजी स्टैंडर्ड है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, अब समटाइम्स फॉर एग्जांपल अगर आप ऑलरेडी ओबीज हैं या अगर आप ऑलरेडी मेल नरिश्ड हैं, मेल नरिश्ड होंगे तो हमें सप्लीमेंटेशन की तरफ जाना पड़ेगा। सही। क्योंकि फूड के सोर्सेज की तरफ से हमें इतनी ज़्यादा जो हमारे नमकियात हैं वो प्रोवाइड नहीं हो रहे जो हमारी डेफिशिएंसी को पूरा करें, तो हमें सप्लीमेंट्स की तरफ जाना पड़ता है। सही। अगर आप ओबीज हैं तो आपके लिए बहुत सारे, यानी मोटे हैं अगर आप? जी मोटे हैं, ठीक है, उसमें हमारे लिए बहुत सारी जो बीमारियां हम उसको खुद खुशामदीद कर रहे होते हैं। लाइक आपके पास हाइपरटेंशन है, आपके पास डायबिटीज़ है, आपके पास जो प्री मेच्योर बर्थ है बच्चे की, ठीक है, आपके पास प्री एक्लेम्पसिया है, ठीक है, ये अबॉर्शन भी, इवन मतलब जो बच्चा ज़ाया हो जाता है, ठीक है, ये भी हम लोग इसमें कंसीडर करते हैं कि ये तमाम चीज़ें जो आपकी डाइट के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। सही। अब अगर हम डाइट की बात करें, आपने जो जिक्र किया है कि अब डाइट क्या लेनी है, हमने फॉलिक एसिड को बहुत 600 माइक्रोग्राम तक बढ़ा देना होता है। ठीक है, क्योंकि हमें फूड से वो नहीं मिल रहा होता जो कि हमें प्रेगनेंसी के दौरान चाहिए। ठीक है। अब हमने उसको सप्लीमेंटेशन के थ्रू, डॉक्टर्स के थ्रू हमने लाजमी रेकमेंड करवाना होता है, क्योंकि फूड के अंदर हमारी जो एब्जॉर्प्शन है, हमारी जो मेडिसिन है, हमारे जो स्ट्रेस लेवल्स हैं, वो उसको बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। ठीक है। सप्लीमेंटेशन शुरू हो गई, 600 माइक्रोग्राम की स्टैंडर्ड्स हैं, डेफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करता है। अब जो हमारा फॉलिक एसिड है, फोलेट है, जिंक अगेन जो बात की है, ठीक है, विटामिन के हो गए, फाइबर हो गया, कैल्शियम हो गया, ये तमाम वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमें चाहिए।
अब फॉर एग्जांपल अगर मैं डाइट की बात करूं सेकंड ट्राइमेस्टर की, तो सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर जो रिकमेंडेशन है कि वो आप सुबह एटलीस्ट योगर्ट का इस्तेमाल लाजमी करें। दही लें लाजमी। दही लें। कितनी मिकदार में? एटलीस्ट 1 बाउल। अच्छा। 1 बाउल ऑलमोस्ट 100 ग्राम। ठीक है। ठीक है। और 1 बाउल डिपेंड करता है कि आप लो फैट योगर्ट आपने लेना है, ये ना हो कि आप बलाई से भरा हुआ दही ले रहे हो। सही। ठीक है। उसके बाद आपने उसके अंदर आप जो सीजनल फ्रूट्स हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद चिया सीड्स हैं, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। बेसल सीड्स हैं, और जैसे सनफ्लावर सीड्स की बात हुई, फ्लेक्स सीड्स बहुत आपने इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि फ्लेक्स सीड्स के अंदर आपके पास जिंक और मैग्नीशियम बहुत अच्छी अमाउंट में। इन सब के उर्दू नाम बताएं। फ्लेक्स सीड्स अलसी के बीज हैं। अलसी के बीज। अच्छा। फ्लेक्स सीड्स अलसी के बीज हैं। उसके बाद जो चिया सीड्स है तुख्म बलंगू है। ठीक है। बेसल सीड तुख्म बलंगा है। ठीक है। और उसके बाद दही तो अच्छा, इन दोनों तुख्मों में फ़र्क है बलंगू और मलंगा में? बेसिकली अगर हम जेनेटिक्स की बात करें तो इनकी फैमिली बेसिक एक ही है, लेकिन इनके जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो थोड़े से डिफरेंस है। मतलब ओमेगा 3 और वो इस तरह की चीज़ें ज़रा इसमें ज़्यादा थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क है। ओके ओके डॉक्टर साहब, अब आपके लिए ज़रा थोड़ा टेक्निकल सवाल आ गया। डॉक्टर साहब हमेशा एक क्लू छोड़ते हैं और हम आपकी तरफ भाग पड़ते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के सीड्स का जिक्र किया, तो ये सीड्स जो हैं क्या आम जो ऑर्गेनिक फूड है उसका नेमल बदल होते हैं? देखिए, सीड्स के अंदर अभी तक इतनी अडल्ट्रेशन नहीं हुई जितनी के फलों में और सब्जियों में हो चुकी है। अच्छा, जेनेटिकली अडल्ट्रेशन है। ठीक है। यही वजह है कि सीड्स अभी तक बहुत हद तक प्योर मिल रहे हैं। ओके। तो अगर आप सीड्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मेक श्योर डैट के जो सीज़न है वो सूटेबल हो। अगर आप गर्मियों के अंदर सीड्स का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो थर्मोजेनिक इफेक्ट, यानी कि खुराक खाने के बाद आपको गर्मी या तलखी ज़्यादा लगेगी। ठीक है, प्यास ज़्यादा लग सकती है। एग्जैक्टली। तो आपने जो सीड्स का इस्तेमाल करना है वो मॉडरेशन में इस्तेमाल करना है, और ये देखना है कि उस सीड्स के अंदर जो मौजूद न्यूट्रिएंट्स हैं क्या आपके लिए वो बेनिफिशियल हैं या नहीं है। ठीक है। मिसाल के तौर के ऊपर अलसी के बीज हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट को अवॉइड करवाए जाते हैं बेशुमार रीजंस की वजह से, क्योंकि उसके अंदर सोडियम कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है और उसका थर्मोजेनिक इफेक्ट ज़्यादा होता है। नो डाउट सीड्स जो हैं उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छी मिकदार के अंदर होते हैं। ठीक है। लेकिन अब जो सीज़न है वो सूटेबल होना चाहिए उसके लिए। तो अगर आपने सीड्स का इस्तेमाल करना है तो मेक श्योर डैट कि वो सीड्स आप किसी भी डिजीज़ के साथ लिंक ना कर रहे हो। ये ना हो कि हम उससे फ़ायदा लेने के चक्कर में अपनी डिजीज़ को ट्रिगर कर लें। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए सीड्स को आप मॉडरेशन में इस्तेमाल कर लें तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है। कौन कौन से सीड्स जो हैं वो हम लोग मॉडरेशन में जाकर ले सकते हैं? आप अलसी के बीज खा सकते हैं। कितनी मिकदार में? 1 टेबलस्पून। अच्छा, ठीक है। आप सूरजमुखी के बीज खा सकते हैं। आप जो तिल, सफ़ेद तिल होते हैं जो नान के ऊपर लगे होते हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। इसके साथ आप कद्दू के बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये मतलब 4 वो बीज हैं जो जिनके अंदर न्यूट्रिएंट्स बड़ी अच्छी मिकदार के अंदर है और इजीली अवेलेबल हैं और पॉकेट फ्रेंडली भी हैं अभी तक, अगर आप लोकल मार्केट से परचेज करते ठीक है। हैं। ठीक है। तो ये 4 ऐसे हैं जिसको आप इजीली अफोर्ड भी कर सकते हैं और इजीली आप इसको डाइट में मैनेज भी कर सकते हैं। अच्छा, अब ये है कि हमारी सेकंड ट्राइमेस्टर की जो एक मेजर फूड है वो आपने बताया कि ये बीज हैं। दोबारा से इसको ज़रा थोड़ा सा रिपीट कर दें हमारे नाजरीन के लिए कि सेकंड ट्राइमेस्टर के लिए एसेंशियल फूड जो है वो कौन कौन सी हैं? सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर आप बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें अलसी के बीज काबिल सर फहरिस्त हैं। आप कद्दू के बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सूरजमुखी के बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप सफ़ेद तिल के इस्तेमाल कर सकते हैं। सफ़ेद तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आमतौर पर ऐसा होता है, एक सवाल मुझे ऐसे ही जहन में कुल बुला रहा था कि जैसे ही प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो कुछ ख़वातीन के अंदर वॉमिटिंग यानी उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं और उनका दिल ख़राब होता है, वो कुछ भी खा पी नहीं पा रही होती हैं और ये पीरियड जो है वो इनका प्रेगनेंसी के स्टार्ट होने से लेकर ये 3 माह तक मुहित हो सकता है और कुछ ख़वातीन तो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी इस कैफियत से दोचार रहती हैं। तो जब उनके यहाँ ये वाली कैफियत होती है तो क्या वो मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंट हो जाती हैं और प्रेगनेंसी पर उसका असर होता है? सर, मैंने जैसे कि पहले भी बात ऐड की है कि जैसे ही औरत प्रेग्नेंट होती है तो हम लोग ये समझते हैं कि इसने 2 बंदों का खाना खाना है जी। तो एक तो हमारी ईटिंग जो हैबिट है वो हमें चेंज करनी पड़ेगी, इसके अंदर हमने 2 बंदों का खाना नहीं खाना। उसके बाद हमारे जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अंदर अगर हम सुबह 1 बजे उठ रहे हैं, 2 बजे उठ रहे हैं कि बेड रेस्ट दिया हुआ है, ठीक है, और उस वक्त ब्रेकफास्ट हो रहा है, ठीक है, उसके बाद लेट नाइट जगा जा रहा है, ठीक है, और जो आपका खाना है वो 12-1 बजे हो रहा है, तो ये बहुत मैटर करता है कि अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, ठीक है, जो आप खाना खा रहे हैं, बेड रेस्ट कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बेड रेस्ट कर रहे हैं, तो इसका बिल्कुल इफेक्ट आपके ऊपर आएगा। उसमें नोजिया भी होगी, उसमें आपको ब्लॉटिंग भी होगी, उसमें इवन आपको कुछ ऐसे केसेस में कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है। सही। और वॉमिटिंग तो एक है। अगर हम इसमें इसको ख़त्म करने की बात करें तो इसमें हाई फाइबर डाइट, उसके बाद हाई प्रोटीन डाइट और उसके बाद आपने एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स की
चहलकदमी लाजमी करनी है। उसमें हम इसको डिवाइड ऐसे करते हैं कि 15 मिनट्स आप मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के बाद कर लें, उसके बाद 15 मिनट्स लंच के बाद कर लें और 15 मिनट्स आप डिनर के बाद कर लें, ताकि आपकी चहलकदमी होती रहे, जिस वजह से हम इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बात चलेगी, आप आगे बढ़ेगी। बात चली थी हमारे बच्चे के दूध के से लेकर, उसमें हमने कोलेस्ट्रेनम का जिक्र किया, कोलेस्ट्रम का जिक्र किया, उसमें हमने कोलेस्ट्रम का जिक्र किया, यानी गोल्डन मिल्क का जिक्र किया। अब गोल्डन मिक्स में बात चली तो विटामिन डी की बात आई और के की आई, और हमने वहाँ से शफल किया, हम माँ की ग़िज़ा पर आ गए और हमने इस प्रोग्राम के अंदर माँ की ग़िज़ा को डिस्कस किया, जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, सेकंड ट्राइमेस्टर। अब थर्ड ट्राइमेस्टर में वो जो कोलेस्ट्रम में विटामिन डी है और के है, उसकी डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए कौन सी ग़िज़ाएँ जो हैं वो ऐड ऑन हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ताकि उसकी डेफिशिएंसी माँ के अंदर मौजूद ना हो और बच्चे के दूध के अंदर भी वो मौजूद हो लाजमी। अंडे के ऊपर एक बहुत बुरा टैग लगा है कि इसको खाने से ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है। लेकिन अब तक किसी रिसर्च ने ये प्रूव नहीं किया कि अंडा खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। इस विक्टिम की वजह से अंडा डाइट में ख़त्म हो चुका है। ठीक है। फीमेल जितनी भी हैं जो प्रेग्नेंट हैं वो इस डर से नहीं खाती कहीं उनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा नहीं हो जाए। ठीक है। अब अंडे की जर्दी के अंदर विटामिन डी बहुत अच्छी मिकदार के अंदर है और अंडा चीपेस्ट सोर्स है प्रोटीन का भी और विटामिन डी लेने का भी। ठीक है। इसके मुकाबले में अगर आप किसी सप्लीमेंट को कंपेयर कर लें तो सप्लीमेंट हमारे एक तो पॉकेट फ्रेंडली नहीं है। दूसरा ये है कि उसकी जो एब्जॉर्प्शन रेट है, ये बायो अवेलेबिलिटी है, वो फूड से बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है। तो अंडे का अगर इस्तेमाल करते हैं प्रेगनेंसी के अंदर तो विटामिन डी बड़ी अच्छी मिकदार के अंदर मिल सकता है अगर आप डेली बेसिस के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। सूरजमुखी रिकमेंडेड है। एग्जैक्टली सूरजमुखी के बीज खा सकते हैं, उसमें विटामिन डी बड़ी अच्छी मिकदार के अंदर है। अगर तो सर्दी है तो फिश का इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग, और अगर तो आप अफोर्ड करते हैं तो एक कोड लिवर ऑयल मिलता है मार्केट में, वो बड़ा भरपूर है विटामिन डी से, यानी जैसे मछली के वो तेल का फिश ऑयल कह लें आप। फिश ऑयल का जाता है। ठीक है। तो उसके अंदर विटामिन डी बड़ी अच्छी मिकदार के अंदर होता है। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो अंडा हमारे पास चीपेस्ट सोर्स है। ठीक है। तो अगर आप थ्रू आउट इसको प्रेगनेंसी के अंदर लेकर चलते हैं तो जो फीमेल की बॉडी के अंदर विटामिन डी डेफिशिएंसी नहीं, यानी ये थ्रू आउट प्रेगनेंसी के अंदर है। Exactly. अगर आप ये नहीं खाना चाह रहे तो एटलीस्ट आपका सनलाइट का एक्सपोजर होना बहुत ज़रूरी है। अंडे से भी सस्ती हमारे पास एक सनलाइट है, सूरज की रोशनी है, उसमें आप एक्सपोजर दें अपनी बॉडी को, आपके विटामिन डी की डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी। कितनी देर बैठना चाहिए सूरज? अब यहाँ पे सवाल पैदा था कि किस टाइम बैठना है और कितनी देर बैठना है, क्योंकि ये वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि सन रेज की जितनी भी वेवलेंथ है। अब आजकल के दौर के अंदर जितनी गर्मी पड़ी है, अगर आप सूरज की रोशनी में बैठना शुरू कर दें तो आपका जिस्म झुलस जाएगा जी। तो इस केस में सप्लीमेंट रिकमेंडेड है। लेकिन अगर आपका वेदर हार्श नहीं है तो कहा जाता है कि चढ़ते सूरज और गुरूब होते हुए सूरज की रोशनी के अंदर अगर आप बैठते हैं तो आप काफ़ी हद तक विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन अपनी बॉडी के अंदर लेके जा सकते हैं। ठीक है। लेकिन मेक श्योर डैट कि आपकी गर्दन का ये वाला हिस्सा सूरज की तरह एक्सपोज होना चाहिए। अच्छा ठीक है। तो विटामिन डी के लिए विटामिन के का जो सबसे चीपेस्ट सोर्स है वो है शलजम के पत्ते, जिसको आप लोग वेस्ट कर देते हैं, मूली के पत्ते जिसको आप लोग वेस्ट कर देते हैं। विटामिन के सप्लीमेंट्स बहुत महंगे हैं, विटामिन डी से दुगने महंगे हैं, तिगने महंगे हैं। लेकिन जो मैंने आपको सोर्स बताए हैं ये वो सोर्स है जिसको आप वेस्ट कर देते हैं। सही। शलजम के पत्ते, मूली के पत्ते विटामिन के की भरपूर मिकदार है। आप काट के पका लें, बॉईल कर लें, उसका मैश कर लें, चटनी में डाल लें, उसका सैलड बना लें, जैसे मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो विटामिन के विटामिन डी आपका पूरा हो जाएगा। बिल्कुल पूरा हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आप इसको थोड़ा सा सम अप कीजिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर, इसको थोड़ा सम अप कीजिए और माँ की ग़िज़ा के हवाले से बताएं कि वो तमाम न्यूट्रिएंट्स उसको मिल जाएं जो कि बच्चे की ग़िज़ाइयत को पूरा करते हों। सबसे पहले इसमें मैं एक बात बताना आपको चाहूँगा इसके अंदर कि अगर हम आयरन डेफिशिएंट हैं या फॉलिक एसिड डेफिशिएंट हैं, हमने सप्लीमेंटेशन शुरू की हुई है या डाइट ऐसे ले रहे हैं, तो उसमें हम लोग एक चीज़ रिस्ट्रिक्ट करवाते हैं, वो आपकी चाय है, वो आपकी कॉफ़ी है, वो आपकी अगर आप अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हिंड्रेंस पैदा करती है, वो बाइंड कर लेती है। तो अगर आप आयरन या फोलेट ले भी रहे हैं तो उसका कोई लेने का फ़ायदा नहीं होगा। यानी इन चीज़ों से अवॉइड करना पड़ेगा। बेशक आप जो मर्जी करते रहें। ठीक है। ये 3 चीज़ों को हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम आप ओवरऑल डाइट की बात करते हैं तो आपने सबसे पहले अपनी रूटीन को मैनेज करना है कि कोशिश करें सुबह 8, 9, 10 बजे तक आपका नाश्ता हो जाए। ठीक है। नाश्ता आपका कार्ब्स, प्रोटीन एंड प्रोबायोटिक्स, जिसमें आपके पास एक चपाती आ गई, दही आ गया, उसमें आप ऑमलेट ले लें या कोई कबाब ले लें, कोई सालन ले लें, ये चीज़ ले सकते हैं। ठीक है। मिड मॉर्निंग 12 बजे करीब कोई सीजनल फल ले लेना है आपने जी। सीजनल फल, अब अगर आम हैं तो आम्बों का इस्तेमाल हमने 2-2, 4-4 आम नहीं खाने। सही। ठीक है।
एक पोर्शन के अंदर रहकर हमने वो खाना। वो चाहे 1 किलो का एक काम हो जाए। नहीं नहीं ठीक है, पोर्शन के मुताबिक लाइक आप एक बाउल ले लें। ठीक है। एक बाउल, अब आपके दिन में ये भी होगा कि एक बाउल कौन सा जो 1 पर्सन सर्विंग। जी ठीक है। ठीक हो गया। दोपहर के अंदर कोशिश करें फाइबर का इंटेक लाजमी करें फ्रॉम सैलेड या जी, फ्रॉम फ्रूट। अब बिल्कुल। फ्रूट अगर हम जो उसके छिलका है उसके साथ खाना शुरू करते हैं तो उसमें फाइबर बहुत अच्छी मिकदार में होता है। और अगर हम सैलेड का पोर्शन लेते हैं तो सैलेड के साथ आप रायता ले लें, रायते के कोई सैंडविच बना लें, ठीक है, कोई आप चिया सीड पुडिंग बना लें, ठीक है, उसके बाद कोई सालन है आपके पास और चपाती के साथ वो चीज़ बिल्कुल ठीक है। शाम के टाइम पर अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती हैं तो हम लोग उसके अंदर नॉर्मली रिकमेंड करते हैं पानी वाली चाय। सही। ठीक है, पानी वाली चाय, और वो भी जस्ट हाफ का, जस्ट फॉर क्रेविंग्स, क्योंकि अगर हम लोग एक चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करना शुरू हो जाएंगे तो उसके एडवर्स इफेक्ट भी मदर फील करती है। पानी वाली चाय से मुराद ये है कि चाय पानी लें और उसमें चाय की पत्ती थोड़ी सी डालें जी, और उसे बॉईल करके हाँ, उसमें हल्का सा दूध डालें और वो जो हाफ कप आपने उसको पी लें। बिल्कुल ठीक है। मतलब उसके एडवर्स इफेक्ट पड़ने शुरू हो जाते हैं अगर हम एक चीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं टोटली। ठीक है। अच्छा, अब उनकी क्रेविंग्स भी पूरी हो गई यहाँ पे। उसके बाद रात का डिनर एटलीस्ट 8-9 बजे तक हो जाए। सही। ठीक है, 8-9 बजे के बाद अगर उनको रात मिडनाइट कोई क्रेविंग्स होती हैं तो नट्स का वो इस्तेमाल लाजमी करें। बिल्कुल ठीक है। नट्स के अंदर जैसे सीड्स का भी जिक्र किया गया है, नट्स में आपके पास किशमिश आ गई है, अंजीर है, खजूर है, बाकी जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें अगर मिकदार की बात की जाए तो मिकदार को फॉर एग्जांपल आपने सब चीज़ों को मिक्स करना है और आपने एक मुट्ठी बंद आपने वो इस्तेमाल कर लेना है। और उसको भी खाने का तरीका ये नहीं होता कि आपने बस चबाते रहना और खाते रहना। एक एक चीज़ को उठाएं, अंजीर उठाएं, उसको चबाएं, 5-6-7 मिनट लगेंगे उसको चबाते चबाते, टेस्ट आएगा उसका, एंजॉय करें उसको। ठीक है, तो वो आपकी फूड क्रेविंग्स जो आपकी हो रही हैं आपको मिडनाइट, वो भी पूरी कीजिए। बिल्कुल नहीं होंगी। चले एक और चीज़, इसमें 15 मिनट की वॉक हर आपके मील के साथ, हर मील के साथ लाजमी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन बातें बहुत सारी हैं जिनको कवर करना किसी एक प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। यकीनन आज हमने अपने प्रोग्राम में माँ के ग़िज़ा के हवाले से बहुत ज़रूरी बातें जो हैं उनको कवर करने की कोशिश की है। तो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, चूँकि वक्त बहुत कम है और इस वक्त की कमी के पेश नज़र हमें यहाँ पर आज का प्रोग्राम जो है वो क्लोज़ करना होगा। लेकिन हम यकीनन अगले प्रोग्राम में इसी गुफ्तगू को लेकर आगे बढ़ेंगे, माँ के ग़िज़ा के साथ साथ बच्चों की ग़िज़ा के हवाले से और उनकी नरिशमेंट और उनकी ग्रोथ के हवाले से भी गुफ्तगू ज़रूर करेंगे। और साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि इस प्रोग्राम के लिए हमें ताउन हासिल है सूफ़ी सुपर डिटर्जेंट पाउडर बनाने वाले सूफ़ी सोप एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़ का। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अगले प्रोग्राम में हम बच्चे की ग्रोथ और उसकी ग़िज़ा के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आज के प्रोग्राम के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आपका और मेरा हम सब का अल्लाह निगहबान। है सुबह शाम हर एक के नाम अपना पैगाम सेहत